गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्याम शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा पार्ट है वो रहेगा हमारा पार्ट 3, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की सारी कहानी आपको क्लियर थी। प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल गया था सारा कंटेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस बैच में अभी हमारे सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उस बैच का नाम है प्रारंभ बैच। क्या नाम है इस बैच का? इस बैच का प्रारंभ बैच नाम है। इसमें आपको नोट्स प्लस जो सीबीएसई के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन इस बैच में दी जा रही है। रिवीजन बैच जब हम एक बार प्रारंभ बैच में पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम रिवीजन बैच पर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ? देखिए, एक जॉर्ज साइमन ओम्स करके एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने एक लॉ दिया जिसका नाम था ओम्स लॉ। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा, स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है, ठीक है, व्हेनेवर अ करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर देन इट विल बी या इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स टू एंड्स। जैसे मान लो नॉर्मल सी बात है भाई, एक मोटर है मेरे पास। क्या है मेरे पास? एक मोटर है। मैं एक मोटर को मैंने 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, एक मोटर को मैंने 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया और एक मोटर को मैंने 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 50 वोल्ट मतलब करंट इसमें ज्यादा किस, इन तीनों में से किस में करंट सबसे ज्यादा होगा? भाई जिसमें वोल्टेज सबसे ज्यादा उसमें करंट सबसे ज्यादा। तो इसमें जो करंट होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इसमें जो करंट होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। और इसमें मिडिल में होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बस इसी को समझाते हुए ओम्स लॉ में ओम अंकल जो थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि व्हेनेवर a current flows through any conductor then it will be directly proportional to the potential difference applied। मतलब कि according to this law whenever current flows through any conductor flows, आप नोट्स भी बनाते चलिए साथ में, through any conductor it is directly proportional to the potential difference applied across its two ends। potential difference applied across its two ends, applied across its, ये बेटा क्रॉस लिखा हुआ है, its two ends। चलिए, अब यहां तक की सारी चीजें क्लियर है। अभी ये स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि आप एक चीज समझ रहे हैं, देखो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, मैं इस रूम के अंदर कर रहा हूँ भाई, यहाँ के फिजिकल कंडीशंस कुछ और है। मैंने मान लो वायर लिया, किस चीज का मैंने वायर ले लिया भाई? सिल्वर का वायर ले लिया, कॉपर का वायर ले लिया। तो मेरे लिए V और I की वैल्यू अलग आएंगी, है ना। और अगर आपने मान लो प्लास्टिक में से आप करंट फ्लो कर रहे हो तो क्या करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। वुड में से कर रहे हो भाई, किसी ने वुड का वायर, कोई बच्चा है उसे नहीं पता कि वुड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, तो उसने क्या किया? वुड किया और उसके दोनों तरफ क्या लगा दिया? बैटरी लगा दी। तो क्या उसमें से करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एक और बात बोली लास्ट में कि भाई जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से, जब भी किसी सर्किट में से करंट फ्लो होता है, क्या फ्लो होता है भाई? करंट फ्लो होता है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स टू एंड के। ठीक है, यहां पर भी इसको भी अंडरलाइन कर देता हूं। इफ, आगे उन्होंने कंटिन्यू करा, इसको एंड्स हो गया। चलिए, इफ ऑल फिजिकल कंडीशंस, इफ ऑल फिजिकल कंडीशंस अप्लाइड, इफ ऑल फिजिकल कंडीशंस like temperature, nature of material remains constant। ठीक है,
तो यहाँ से उन्होंने क्या करा भाई, यहाँ से ये लॉ इन्होंने इतना कंप्लीट कर दिया, यहाँ पर ये सारी बातें कंप्लीट हो गई। एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर, बहुत से टीचर्स आपको ये भी पढ़ाएंगे कि व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स टू एंड इफ ऑल द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेंपरेचर नेचर ऑफ मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर भी जरूरी है, टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या मैं आई और वी, भाई करंट क्या है, करंट मतलब आई और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वी, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई या फिर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए उन्होंने एक कांस्टेंट का नाम यूज किया जिसका नाम था आर। ठीक है, हियर R is equals to proportionality constant, एक सेकेंड, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड, क्या नाम है भाई आर का, क्या नाम है आर का, तो आर का नाम है रेजिस्टेंस। क्या नाम है आर का, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये इतने सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। देखो सारी चीजें सही चल रही, कोई दिक्कत भाई, ये स्पेलिंग देख लेना आप, प्रोपोर्शनैलिटी तो ठीक है, इसकी स्पेलिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना, ये रेजिस्टेंस की स्पेलिंग, बाकी सारी चीज यहाँ पर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसके नोट्स प्रॉपर बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लो है, 5 मार्क्स में आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा कि ये व्हाट इज ओम्स लॉ क्या होता है, तो भाई आप सीधा सीधा बता दीजिए कि जब भी किसी कंडक्टर में से, जब भी किसी सर्किट में से करंट फ्लो होता है तो वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर हम बाकी की फिजिकल कंडीशंस को सेम रखते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल्स टू I R। ठीक है, जहां पे R एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है कॉल्ड रेजिस्टेंस। चलिए तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आपने देखा कि ओम्स लॉ में क्या बताता है भाई, ओम्स लॉ ने बता दिया कि जितना भी करंट किसी में से, अच्छा भाई ये मैं समझा चुका हूं आपको, V मतलब वोल्टेज, V मतलब वोल्टेज और I मतलब करंट। ठीक है, वोल्टेज और I मतलब क्या हो जाएगा, I मतलब हो जाएगा आपका करंट। ठीक है, तो अगर कोई एक बैटरी है जो 10 वोल्ट की है तो वो कम करंट प्रोड्यूस करेगी, अगर कोई बैटरी है जो 50 वोल्ट की है वो ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। चलिए तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया, V इज इक्वल्स टू, क्या यहाँ से दो और फॉर्मूले निकल सकते हैं, अगर मैं कहूँ, अगर मैं I का फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाय R, है ना, एक फॉर्मूला ये भी बनता है मेरा। अगर मैं यहाँ से R का फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो R का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, R इज इक्वल्स टू, इसको एरो अगर आप यहाँ से बना दे तो I का फॉर्मूला हो गया I इज इक्वल्स टू V बाय R, इसको मल्टीप्लाई से डिवाइड कर लिया है, और R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बाय I। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये है कि ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, दोज कंडक्टर विच फॉलोज ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर। ठीक है, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो कंडक्टर्स कहे जाते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। क्या कहे जाते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। दोज कंडक्टर्स which follow Ohm's law are called ohmic conductor and those conductors which do not follow Ohm's law are called non-ohmic conductor। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं, ये सब ठीक था। चलिए इसमें एक और चीज है कि अगर मैं आपसे ग्राफ की बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक ग्राफ मैं आपको बना के दे देता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस पे मेरा आ गया करंट एक्स एक्सिस पे, और करंट मतलब आई, और इधर मैंने ले लेता हूँ वोल्टेज, इधर में V हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा y एक्सिस हो गया, मेरा x एक्सिस हो गया। अगर कोई एक ओमिक कंडक्टर है, मेटेलिक ओमिक कंडक्टर है, तो उसके लिए जो मेरा रेजिस्टेंस का ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, ये एंगल थीटा बना दीजिए, और ये जो लाइन है यही किसकी वैल्यू देगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू देगी, क्योंकि V बाय आई, V बाय आई क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। देखा भी आपने कि V अपॉन आई मतलब वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो अगर कभी भी पूछा जाए कि which physical property, which physical entity is shown by VI ग्राफ, तो आप बता देना कि VI ग्राफ से, V और I ग्राफ से आपको क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है, R मिलता है। ठीक है, ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट था, बता दिया आप।
चलिए, तो अगला जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? अच्छे टॉपिक है। जैसे अभी आपने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू, यहाँ पर दिख रहा होगा V इज इक्वल्स टू आई आर पढ़ा आपने, R इज इक्वल्स टू V बाय आई पढ़ा, और एक और चीज पढ़ी I इज इक्वल्स टू V बाय आर। तो इन तीनों में ये जो आर 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 के बारे में देखो, आप V वोल्टेज के बारे में पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट के बारे में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी I और V के बारे में पढ़ चुके हैं, V और I के बारे में आप पढ़ चुके हैं। सिर्फ जो एक अननोन फैक्टर आपके लिए चल रहा था वो चल रहा था रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? सेम एज जब हमने 9th क्लास में मोशन चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं इनर्शिया के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? इनर्शिया के बारे में। ऐसी प्रॉपर्टी जो कि किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने को रजिस्ट करती है। ठीक है, जैसे मान लो ये डस्टर है भाई, ये नहीं चाहता कि मैं इसको ऐसे करके मिटा दूं, क्यों वो परेशान होना चाहेगा? तो ये इसके अंदर एक इनर्शिया है, लेकिन मैं इतना ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं कि मैं इस चीज को मिटा देता हूं। समझ रहे हो? ऐसे ही रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब करंट फ्लो होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब करंट फ्लो होता है तो मना करता है कि नहीं भाई आप हमारे अंदर से क्यों जा रहे हैं, कहीं भी कहां उसे चले आ रहे हैं। लेकिन वो करंट चार्ज का फ्लो इतना तेज होता है कि वो उस प्रॉपर्टी, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को ओवरकम करके वहां से फ्लो कर जाता है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू of which it opposes flow of current through it। ठीक है, यही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कि ये करंट का फ्लो को अपोज करता है। इसी की वजह से जितने भी हमारे, जब हम मोबाइल को चार्ज वगैरह करते हैं तो इसी की वजह से क्या होता है, हमारे मोबाइल गर्म हीटअप हो जाता है ना, चार्जर हीटअप हो जाता है। वो क्यों होता है भाई? क्योंकि देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हम पढ़ चुके हैं कि भाई जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। लेकिन बीच में यहाँ एक अंकल आ जाते हैं जिनका नाम है रेजिस्टेंस। उनका क्या काम है कि भाई हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। ठीक है, नहीं जाने देंगे। और जहां आपको नहीं वर्ड समझ में आ जाए, आपको खुद को पता है गर्मा गर्मी हो जाती है, तो सीधी सी बात है कि जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो उतना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन भाई रेजिस्टेंस उस वायर की इतनी हैसियत नहीं है। वो भाई मान लो लकड़ी है, मेरा जीरो रेजिस्टेंस है, कितना, सॉरी जीरो रेजिस्टेंस नहीं, मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। लकड़ी मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस। जिस कंडक्टर में से जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा कम होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के बारे में मैंने क्या बताया कि अगर मैं वुड ले लेता हूं तो वुड का रेजिस्टेंस मैक्सिमम है। ये तो इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता तो क्या इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? नहीं होगी। इसका मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि जो लकड़ी है वो क्या, जलने लगेगी। वो क्या हो जाएगी? जलने लगेगी। लेकिन उसके अंदर से कभी भी करंट पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस होता है, ये आपने देख लिया, नोट कर लीजिए। चलिए, और बाकी की क्या चीजें हैं भाई कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो एसआई यूनिट मैं बता देता हूँ। इसका पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए, ये वाला। इसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ठीक है, ये हो गया। इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। एसआई यूनिट बेटा ओम अपना वो वाला नहीं है ना, ओम ये वाला बनाना है, ये वाला इसको कहते हैं ओम। ठीक है, क्योंकि बच्चों को मैं समझ सकता हूँ झुकाव किस तरफ है, कहीं दूसरा ओम ना बना दो आप। ठीक है, अभी नंबर कमाने के लिए ये वाला ओम बनाना है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस के बारे में। यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, R इज इक्वल्स टू V बाय I हो गया। यहाँ से एक और चीज आप इंटरफेयर कर सकते हैं कि अगर V बाय I में अगर मैं V को हटा देता हूँ, ठीक है, तो R इज इक्वल्स टू 1 बाय I, ऐसा मैं कह रहा हूं। ठीक है, इज इक्वल्स टू की जगह मैं प्रोपोर्शनलिटी लगा देता हूं। इसका मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। जितना ज्यादा करंट, अगर करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली, मतलब किसी भी कंडक्टर का भाई ये मार्कर है, इंसुलेटर है, इसके अंदर से करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। अगर इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। ठीक है, और अगर इसी की जगह मैं एक वायर ले लेता हूं, जैसे ये सिल्वर है, ये इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, अगर इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है तो इसका रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। ये सारी चीजें क्लियर है आपको, नोट कर लीजिए। यहीं से अगर वो आपसे एक और चीज पूछ ले, जैसे भाई इस फॉर्मूले से वो अगर आपसे पूछ ले कि डिफाइन 1 ओम, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, डिफाइन 1 ओम। अगर डिफाइन 1 ओम के बारे में पूछ लिया जाए या फिर पूछ लिया जाए कि डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो सिंपल सा, व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एंड अलाउड टू पास 1 एम्पियर ऑफ करंट, या फिर दूसरी भाषा में आप ऐसा कह सकते हो कि व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर हैविंग 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर विल सेट टू बी 1 ओम। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? ठीक है,
चलिए फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के बारे में हमें पढ़ना है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी वायर के किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, उनके बारे में क्या कह सकता हूँ कि सबसे पहला जो है वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। दूसरा जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलिए तो इन दोनों के बारे में देख लीजिए एक बार कि लेंथ का क्या रोल प्ले करता है। भाई देखो, जितना लंबा कंडक्टर होगा, जितना लंबा वायर होगा, उतना ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये आपकी पहली क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपका दूसरा हो गया। मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो एरिया है ये एम्पियर नहीं है भाई, ये एरिया है, ठीक है। ये जो ए लिखा हुआ है ना, ए का मतलब एरिया है यहाँ पर, ठीक है, और आई का मतलब हम करंट को डिनोट करते हैं, ए से हम करंट को डिनोट नहीं करते हैं, ए एसआई यूनिट होती है जिसको हम एम्पियर कहते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो मैं बाय 1 and 2 बाय 1 and 2 मैं ऐसा लिख सकता हूं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनटू 1 by a, ठीक है। ये कह सकता हूं। इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं R इज इक्वल्स टू रो L by A। ये आपका रेजिस्टेंस का मेन फॉर्मूला है जिससे आपको कई सारी चीजों में हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रो है ये भी एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसका नाम होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आप इसको, ये पूरा डेरिवेशन है, पूछ लेता है 5 नंबर, व्हाट इज रेजिस्टेंस, आल्सो राइट द फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अच्छा एक और चीज भाई, एक और फैक्टर आता है यहाँ पे, क्या आता है वो कि नेचर ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो मतलब कि ये तो नेचर ऑफ मटेरियल हो गया कि इंसुलेटर है, कंडक्टर है या फिर नॉन कंडक्टर है, जो भी मतलब आप कहना चाहते हो, कंडक्टर ले लो या सेमी कंडक्टर ले लो, तो जो भी रेजिस्टेंस होगा वो कंडक्टर का थोड़ा कम होगा, नॉन कंडक्टर से या इंसुलेटर्स का बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो दो फिजिकल फैक्टर है वो क्या है, लेंथ और एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब हमें इसके अगली स्लाइड में किसके बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है रेजिस्टिविटी के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलिए तो रेजिस्टिविटी क्या होती है भाई, अभी आपने रेजिस्टेंस के बारे में देखा कि एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो कि करंट के फ्लो को अपोज करती है, वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास भाई यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर लंबा वायर है, 10 मीटर, ठीक है। इसकी लेंथ मैंने ए टू बी एक वायर है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, ठीक है। और मान लो कि इस पूरे का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है आपका 50 ओम। कितने ओम आ रहा है, 50 ओम। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है कि किसी भी यूनिट लेंथ के वायर की, अब मैं 1 मीटर को एक यूनिट लेंथ मान लेता हूं, ठीक है, तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज नोन एज इट्स रेजिस्टिविटी। जैसे मान लो मैं इसमें से 1 मीटर का पोर्शन कट कर लेता हूं, मैंने इसमें से 1 मीटर का पोर्शन कट कर लिया भाई, 50 ओम था 10 मीटर में, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर में हमें पता है, इसको कैंसिल करोगे तो कितना ओम आ जाएगा, 5 ओम। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसकी रेजिस्टिविटी कितनी हो रही है, इसकी रेजिस्टिविटी हो रही है 5 ओम पर मीटर, यही होगी इसकी रेजिस्टिविटी, है ना। तो यहाँ से आप डेफिनेशन भी बना सकते हो कि क्या कहोगे आप रेजिस्टिविटी के बारे में, नॉर्मल सी चीज कि इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ठीक है। या फिर नॉर्मल से एक और बात, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा क्या कि R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए। अगर मैं यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालूं तो क्या निकलेगा, यही आपका मेन फॉर्मूला होगा रेजिस्टिविटी का, रो इज इक्वल्स टू ए ऊपर आ जाएगा तो A बाय एल इंटू में R, ठीक है। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, रेजिस्टिविटी का। तो यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं कि द करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड यूनिट लेंथ इज नोन एज इट्स रेजिस्टिविटी। आप डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं प्रोनाउंस एक बार बोल देता हूं फिर से, क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। ऐसा यूनिट कैसे बनाएंगे इसकी, ऐसा यूनिट देख लीजिए, रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है, एरिया की ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होती है,
लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है, मीटर से मीटर कैंसिल, तो यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट क्या बनी, ओम मीटर। किसकी भाई, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट हो गई है ओम मीटर, ये क्या है इसकी एसआई यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर होंगी मेरे हिसाब से, ये नॉर्मल सी चीजें थी, है ना। रेजिस्टिविटी हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ तक कि ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे क्लियर है हमारे पास, है ना। और ऐसे फैक्टर्स जिनके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, क्या क्या फैक्टर्स हैं ये देखो, एक तो होता है टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, बाकी ये जो क्या कहते हैं हम किन चीजों पे फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती है, वीडियोस आएंगे अभी, क्योंकि देखो पार्ट 3 है अभी, ये मेरा मुश्किल से 60% पोर्शन कंप्लीट हुआ है, अभी मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बचा हुआ है, फिर उसके बाद मुझे जूल्स लॉ पढ़ाना है, पावर पढ़ाना है, ठीक है। तो अभी ये चीजें बची हुई हैं, अगले वीडियो में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा, डेफिनेशन में बोल चुका हूँ, आगे जाके देख लीजिएगा। और ये एसआई यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की ओम मीटर, क्या होती है, ओम मीटर। अच्छा, ओम को और क्या लिख सकते हो, आपने पता था रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V अपॉन I होता है, ठीक है। V इज इक्वल्स टू IR, तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। तो वोल्टेज क्या है, V की एसआई यूनिट वोल्ट, I की एसआई यूनिट एम्पियर, ठीक है। तो वोल्ट पर एम्पियर को ही आपने क्या नाम दिया था, ओम नाम दिया था, है ना। कभी कभी ऐसा दे देता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 5 वोल्ट पर एम्पियर, है ना। तो 5 वोल्ट पर एम्पियर से आप कंफ्यूज मत होना, आप समझ लेना कि वो रेजिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहें, है ना भाई। प्रारंभ बैच जो है हमारा, उसके बारे में सबको इन्फॉर्मेशन दें, जितने भी आपके 10th क्लास के स्टूडेंट हैं सबको इन्फॉर्मेशन दीजिए कि भाई जो बैच है जहां से आप प्रॉपर नोट्स के साथ जा सकते हैं, वो बैच कौन सा हमारा प्रारंभ बैच चल रहा है। प्लेलिस्ट पे आप जैसे जाएंगे, अभी एक ही प्लेलिस्ट ऐड है उसमें प्रारंभ बैच के नाम से, ठीक है। बाकी आप जितना हो सके शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।